हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जहां आज हम आपके लिए हैं इकाई 2। जी हां, भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास की इकाई 2, जिसका नाम है भाषाई विविधता और बहुभाषिकता। जी हां, इस पूरे इकाई को आज हम समझेंगे। यहाँ लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर बात की जाती है। जो प्रोफेशन इंग्लिश में लिसनिंग और स्पीकिंग के नाम से आता है, वही यहाँ पर हिंदी में भाषाई विविधता और बहुभाषिकता में आता है। तो चलिए यहाँ पर सीधे शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे, जो हमें 4 नंबर से 5 नंबर भी दिला सकते हैं। तो चलिए बात करते हुए देखते हैं कि इनमें सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे तो वो है बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, बहुभाषिकता क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये डीएलएड की पहले की परीक्षाओं में ही पूछा जा चुका है। जी हाँ, 2020 2019 की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। तो बहुभाषिकता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं ये बताइए। साथ ही साथ भारतीय समाज में बहुभाषिकता की स्थिति क्या है, यानी किस प्रकार से बहुभाषा। अब बहुभाषा आप समझते होंगे, एक से ज्यादा भाषाएं को बहुभाषा कहते हैं। तो चलिए बहुभाषिकता की समझ की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुभाषिकता क्या है। तो देखिए, किसी स्थान या राष्ट्र विशेष में बहुत सी भाषाओं या बोलियों का बोला जाना ही बहुभाषिकता है। यानी कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में अगर एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं तो उसे ही बहुभाषिकता कहते हैं। जी हाँ, एक से ज्यादा यानी बहुत सी भाषाओं का बोलियों का बोला जाना ही बहुभाषिकता है। और यह दूसरे शब्दों में बात करें तो भाई जब किसी राष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जी हाँ, जब किसी राष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं तो उसे ही बहुभाषिकता कहते हैं। यानी अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो ये बहुभाषिकता हो गई, क्योंकि एक से ज्यादा भाषाएं बोली जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में अगर देखेंगे तो यही विशेषता है भाई। हमारे देश में आप किसी भी राज्य में चले जाइए, उस राज्य में एक से ज्यादा भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे देश में आप देखोगे तो बहुत सारी भाषाएं प्रचलित है, जैसे कि तमिलनाडु में जाओगे तो भाई तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश आदि उत्तर भारतीय प्रांतों में हिंदी, खासकर यहाँ उर्दू भी बोली जाती है। जी हाँ, इतना ही नहीं, अगर किसी एक प्रांत में अनेक भाषा बोले यहाँ प्रचलित हैं, जैसे कि कई प्रकार के, यानी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपको ब्रज भाषा, अवधी भाषा, कन्नौजी, मैथिली, ये सारी भाषाएं आपको बोलने मिलेगी। तो इन्हीं जो भाषाएं हैं डिफरेंट प्रकार की, बहुत प्रकार की, से बहुभाषिकता कहते हैं। अब जिस राष्ट्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उस राष्ट्र को बहुभाषा भाषी राष्ट्र कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसे? बहुभाषा भाषी राष्ट्र। यानी जिस भी राष्ट्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं वह बहुभाषा भाषी राष्ट्र कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला कि बहुभाषिकता क्या है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली विभिन्न स्थानीय बोलियों का संक्षेपित विवरण दीजिए। जी हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में जो बोली जाने वाली विभिन्न स्थानीय बोलियां हैं, यानी भारत के क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में जो मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो हमारे में आपको पता है बुंदेली, मालवी बहुत फेमस है, आप जानते ही होंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य का भाग है। जी हाँ, ये भारत के मध्य का भाग है, इसलिए भाषाई दृष्टि से इसमें कई भाषाओं की बोलियों के रूप में उत्तर प्रदेश के भी पास में है, राजस्थान के भी पास में है, या महाराष्ट्र के भी पास में है। तो भाई आप अगर मध्य प्रदेश को देखोगे तो कई राज्यों से घिरा है, तो उन राज्यों की कई भाषाएं जो है मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। जी हाँ, बुंदेली बोली जो है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है, आप आसानी से जान सकते हैं। वही बात करें इसके आगे तो भाई और भी कई भाषाएं जो बोली जाती हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ये मोस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये ऐसा है कि अनुसूचित भाषा क्या है या कौन सी है, ये आपको बताना है। अनुसूचित भाषा क्या होती है, ये कैसे इसकी परिभाषा दी जाती है। तो बात करें अगर अनुसूचित भाषा की, तो अनुसूचित भाषा की बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। जी हां, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, याद रखिए 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाएं हैं उन्हें ही अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। और 8वीं अनुसूची में 1950 में 14 भाषाएं शामिल थी। जी हाँ, 1950 में जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं उसमें शामिल थी। अब वो 14 भाषाएं कौन सी हैं, तो देखिए वहां पर वो हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 14 भाषाएं, जो 14 भाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं उसे ही अनुसूचित भाषा कहते हैं। और इस अनुसूचित भाषा में जब 1950 में भारत संविधान बना था भारत का, तो कितनी भाषाएं थी? कुल 14 भाषाएं थी। जी हाँ, 14 भाषाएं। अब कौन सी 14 भाषाएं थी तो ये आपके सामने मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर 14 सामने, है ना। तो आगे देखिए
फिर बाद में संविधान में संशोधन किया गया ना। फिर जब संविधान में 21वां संशोधन किया गया, यानी 21st अमेंडमेंट, 21वां संविधान संशोधन किया गया, तो ये हुआ था 1967 में। तो उसमें सिंधी भाषा को ऐड कर दिया। अब 14 से अब कितने हो गए, 15 हो गए। इसी प्रकार जब 71 यानी कि 71st अमेंडमेंट किया गया 1992 में, तो इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वां ऐड किया गया। फिर 2003 में और संशोधन किया गया, यहाँ पर बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषाओं को भी शामिल किया। तो इस प्रकार से मिलकर कुल 22 हो गई। जी हाँ, कुल 22 भाषाएं जो है अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल है, जिसे शेड्यूल्ड लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा में या हिंदी में अनुसूचित भाषा कहते हैं। तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल जो टोटल 22 जो है अनुसूचित भाषाएं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस शामिल हैं। और शुरुआत में पहले कितनी थी, 14 थी, बाद में धीरे धीरे ऐड की गई। अब बढ़ते भाई आगे, देखिए अगला प्रश्न कि राजभाषा। जी हाँ, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 8 देखिए, राजभाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 343 यानी कि आर्टिकल 343 में क्या लिखा है। लिखा है कि भारत के संविधान में, जी हाँ, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। जी हाँ, भारत की अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली में कहा, जहां सत्ता किसी व्यक्ति या वर्ग के हाथों में नहीं होती, सरकार का समस्त कार्य ऐसी भाषा होना चाहिए जिसे अधिकांश लोग समझ और बोल सके। यानी कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जहां पर लोगों के द्वारा सरकार होती है, तो उसी भाषा में कामकाज करना होता है सरकार को, जिस भाषा को ज्यादा लोग समझ सके। तो हमारे यहाँ वो है हिंदी, और हिंदी जो है देवनागरी लिपि से ली गई है। तो अनुच्छेद 343 में उल्लेख है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी और प्रचार प्रसार एवं विकास का कार्य करना भारत सरकार का कर्तव्य होगा। यानी हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए, हिंदी भाषा की भलाई के लिए जो कार्य करने होंगे वो भारत की सरकार को करने होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्रमांक 9 देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा कि प्रश्न नंबर 9 है कि किसी देश के बहुभाषी या एक भाषी होने में संस्कृति की भूमिका लिखिए। भाई किसी देश में अगर बहुभाषा बोलते हैं, मल्टी लैंग्वेज, या फिर एक भाषा बोलते हैं, सिंगल लैंग्वेज, तो इस देश की संस्कृति, कल्चर का क्या लेना देना है, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो यानी देश की जो संस्कृति होगी, संस्कृति के आधार पर ही वहाँ की भाषाएं बनेंगी। देश में जो बहुभाषाएं बोली जाती है उसकी संस्कृति के आधार पर ही होता है। आप इसको अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि हिंदी भाषा राज्यों की भाषा नीति और शिक्षा पर प्रकाश डालिए। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं है, पर आप ध्यान रखें कि अगर लिखने आए कि जो हिंदी भाषा वाले राज्य हैं या आप उनकी भाषा नीति और शिक्षा की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखोगे, त्रिभाषा नीति के अनुसार इसमें कौन कौन सी 3 भाषा शामिल है। जी हाँ, जो त्रिभाषा नीति होती है उसके अनुसार 3 भाषाएं जो होती हैं वो कौन सी हैं। तो त्रिभाषा नीति के अनुसार, जी हाँ, त्रिभाषा नीति के अनुसार बात करें, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11वां है, त्रिभाषा नीति यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार कौन सी 3 भाषा शामिल है। तो इसमें 3 भाषा जो शामिल है वो है भाई, पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा संबंधित राज्यों की क्षेत्र भाषा से। यानी हिंदी तो कंपलसरी है, फिर अंग्रेजी भी कंपलसरी है और उस राज्य की तृतीय भाषा। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि त्रिभाषा नीति जो भी है हमारे देश में, उस हिसाब से किसी भी राज्य में 3 भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा। उदाहरण के तौर पर अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो आपको हिंदी अंग्रेजी के अलावा मराठी ही देखने मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश जाएं तो आपको हिंदी संस्कृत के अलावा वहाँ पे उर्दू देखने मिलेगा। तो इसी प्रकार से अनेक राज्यों में यही है। तो ये हो गया हमारा त्रिभाषा नीति के अनुसार। अब बड़े हम अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की बात करें भाई, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी तो आने चाहिए हमें। तो यहाँ पर आप देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। चलिए आ जाइए सीधा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, पहला, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। पहला सवाल है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो बहुत हद तक आप सब जानते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसका सही जवाब क्या होगा, हिंदी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि मालवा भाषा का क्षेत्र कौन सा है। मालवा भाषा का जो क्षेत्र है भाई वो क्या है हमारा, उज्जैन है, सभी जानते हैं। सही जवाब क्या होगा, उज्जैन। हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। भाई हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो आपको जवाब देना है कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो राजस्थानी, किससे हुआ है, राजस्थानी से। दी हाँ, तीसरे का उत्तर क्या है, द। बढ़ते हैं चौथे की तरफ। क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की हैं। जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो कुल कितने प्रकार की हैं। तो सही जवाब होगा कि 14, 13, 12, 17 क्या होगा, ब, यानी कि 12। जी हाँ, चौथे का सही जवाब ब, 12। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, अनुसूचित भाषाएं। तो आप बता देंगे भाई कितनी भाषाएं टोटल। पहला, इसमें तो 14 भाषाएं हैं। जी हाँ, कितनी, 14 भाषाएं, आपको ध्यान रखना है। 5वें का जो 1950 के हिसाब से 14, और बात करें वहीं 2003 के बाद, जी हाँ 2003 के बाद जो है कुल कितनी भाषाएं हो गई थी, कुल 22 शेड्यूल लैंग्वेज हो गई थी। 22, जी हाँ 22 भाषाएं यहाँ पर हो गई थी।
अगला देखिए, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस सन में प्राप्त हुआ? संस्कृत जो है उसे भाषा का दर्जा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस सन में, कौन से ईयर में प्राप्त हुआ था? तो वो है भाई हमारा उत्तर सही जवाब 2005। जी हाँ, 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित की गई है? तो अभी हमने पढ़ा 343, कौन सी भाषा भाई? 7वें का अ, यानी कि 343। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? 343। जी हाँ, 343 के हिसाब से हमें उसे भाषा घोषित किया गया, कौन सा? अनुसूचित। अब देखिए अगला प्रश्न भाई, राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रवाह है। जो राष्ट्र धड़कने को ही प्रचलित नहीं करता बल्कि राष्ट्र में कर्मस्वरों को भी देश दिशाओं में प्रसारित करता है। उपयुक्त कथन किसका है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है भाई सीधे सीधे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गए। तो वहीं अगर हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरी इकाई है। तो तीसरी इकाई की वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरी इकाई की बात करेंगे। तो तीसरा इकाई आपके सामने जो कि भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना है, ये आपके सामने लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।